हेलो स्टूडेंट्स, मैं एसएस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास केमिस्ट्री, और इसको लेकर अपन चर्चा को शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 4th रासायनिक बलगतिकी से संबंधित। और रासायनिक बलगतिकी की अपन बात करें तो मैं आपको बता चुका हूं शून्य कोटि अभिक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी अपन ले चुके हैं। अब बात करेंगे अपन अगले हेडिंग के बारे में, और वो है आपका प्रथम कोटि अभिक्रियाएं। इनके बारे में अपन चर्चा को शुरू करते हैं। ध्यान से आप लोग इस चीज को देखने का प्रयास कीजिए और देखो क्या होती है। प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करें तो प्रथम कोटि अभिक्रियाएं कहते किसे हैं, सबसे पहले वो चीज मैं आपको बता दूं तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग केवल एक क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। यानी कि अभिक्रिया का जो वेग होगा, यदि वो केवल एक ही क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर करता है तो उसे अपन प्रथम कोटि अभिक्रियाएं कहते हैं। अर्थात वेग जो होगा वो अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। यानी कि यहां पर अभिक्रिया का जो वेग होगा वो क्रिया कारकों की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होगा, और इन अभिक्रियाओं को अपन प्रथम कोटि अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, अब बात करें यहां पर कि प्रथम कोटि अभिक्रियाओं को निरूपित कैसे करेंगे। तो देखो भाई, प्रथम कोटि अभिक्रिया का निरूपण निम्न प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि कोई प्रथम कोटि अभिक्रिया है जिसमें क्रिया कारक A जो है वो उत्पाद का निर्माण यहां पर कर रहा है। अब यदि इस क्रिया कारक A की प्रारंभिक सांद्रता A हो तो आपको पता है जब प्रारंभ में क्रिया कारक ने क्रिया करके उत्पाद का निर्माण नहीं किया तो उस कंडीशन में क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता A हो जाएगी और उत्पाद की प्रारंभिक सांद्रता 0 हो जाएगी, क्योंकि अभिक्रिया संपन्न नहीं हुई है अभी। अब T समय पर सांद्रता की बात करें तो मान लेते हैं T समय पर इस क्रिया कारक का X भाग वियोजित हो गया। अब X वियोजित हो गया तो बचेगा क्या, A माइनस एक्स। प्रारंभिक सांद्रता A थी, X यहां से वियोजित होकर उत्पाद में बदल गया तो बचेगा क्या, A माइनस एक्स, और उत्पाद क्या बन गया, X यहां पर बन गया। अब द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से अभिक्रिया का वेग अपन निकालते हैं तो अभिक्रिया का वेग dx बटे dt बराबर क्या आता है, अपन निकालेंगे क्रिया कारक की A की सांद्रता से तो माइनस da अपॉन dt आ जाएगा, और t समय पर क्रिया कारक की सांद्रता क्या है, A माइनस एक्स होगा तो क्या लिख सकते हैं, माइनस da माइनस एक्स बटे dt अपन लिख सकते हैं। और अपन ने क्या बताया कि अभिक्रिया का जो वेग होगा वो अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होगा। तो भाई ये अभिक्रिया का वेग है, ये अभिकारक की सांद्रता क्या थी t समय पर, a माइनस एक्स, इसकी प्रथम घात के समानुपाती होगा। एक घात आप लोग लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये प्रथम घात के समानुपाती होता है। अब अपन बोल रहे हैं कि dx बटे dt यानी अभिक्रिया का जो वेग होगा वो क्या है, वे आपके क्रिया कारक की सांद्रता के प्रथम घात या एक घात के समानुपाती होता है। ये चीज अपन ने लिख दी है। अब इस समानुपाती को हटाते हैं तो यहाँ पर एक स्थिरांक आ जाएगा k1, तो dx बटे dt बराबर k1 a माइनस एक्स। ये समीकरण अपने पास आ चुकी है, और ये जो समीकरण है आपको पता होना चाहिए ये समीकरण का नाम क्या है। तो ये प्रथम कोटि अभिक्रिया की अवकल समीकरण है। ये क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया की अवकल समीकरण है। आप लोगों से यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया की अवकल समीकरण बताइए तो आप लोगों को ये समीकरण बतानी है कि dx बटे dt बराबर केवल a माइनस एक्स। ये प्रथम कोटि अभिक्रिया की अवकल समीकरण होती है। अब बात करें अपन आगे की तरफ तो देखो, अवकल समीकरण से अपन समाकल समीकरण बनाते हैं, यानी कि समाकलित वेग समीकरण निकालते हैं। कैसे निकालते हैं इसके बारे में चर्चा कर लें। तो देखो समीकरण नंबर 2 से आपको पता है, समीकरण नंबर 2 में अपने पास क्या आया है, dx बटे dt बराबर k1 a माइनस एक्स अपने पास आया है। अब अपन क्या करेंगे, इस a माइनस एक्स को तो ले जाते हैं इस dx के नीचे, dt को ले आते हैं k1 के साथ में, तो क्या जाएगा dx बटे a माइनस एक्स बराबर k1 dt अपने पास आ गया है। अब इसके दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, अपन समाकलन कर देंगे। जैसे अपन इसका समाकलन किया तो समाकलन dx बटे
a माइनस एक्स हो जाएगा बराबर k1 समाकलन dt हो जाएगा। k1 स्थिरांक है इसलिए इसको बाहर ले लेते हैं अपन। अब देखो इसका समाकलन जब अपन करते हैं तो इसका समाकलन करने पर प्राप्त हो जाता है अपन को माइनस ln a माइनस एक्स आपको प्राप्त हो जाएगा बराबर k1 और इसके समाकलन प्राप्त करने से t प्लस सी प्राप्त होता है तो k1 t प्लस सी, यानी समीकरण नंबर 3 आपको प्राप्त हो गई है। माइनस ln a माइनस एक्स बराबर k1 t प्लस सी आपको प्राप्त हो चुका है। अब प्रारंभ में जब t बराबर 0 समय है तो उस समय x बराबर भी 0 होता है, यानी कि जब t बराबर 0 ले लेते हैं तो ये पूरा मान तो 0 हो गया, उस समय x बराबर भी 0 होगा, यानी ये चीज भी 0 हो गई, तो बचा क्या यहाँ पर माइनस ln a बचा, ये चीज 0 हो चुकी, ये चीज 0 हो चुकी, बराबर क्या हो जाएगा c, यानी कि माइनस ln a बराबर c अपने पास आ जाता है। और इस मान को, इस c के मान को अपन इस समीकरण में रख देते हैं तो क्या जाएगा माइनस ln a माइनस एक्स बराबर k1 t बराबर इस c की जगह क्या जाएगा माइनस ln a, ये अपन ने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब पक्षांतरण करते हैं तो देखो माइनस ln a को अपन इस तरफ ले जाते हैं तो किस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो माइनस ln a उधर जाने पर प्लस में हुआ, माइनस ln a माइनस एक्स यहाँ पर था ही सही बराबर k1 t अपने पास आ गया है। और यदि अपन इसको सोल्व करते हैं तो ये माइनस में है लोग यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ln a बटे ln यहाँ पर माइनस में है इसलिए क्या बोलेंगे अपन, ये बटे में आ जाएगा इसके, तो ln बराबर a बटे a माइनस एक्स बराबर k1 t, ये समीकरण आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर ये समीकरण प्राप्त हो गई है जिसे अपन ने समीकरण नंबर 4 नाम दिया है। तो इस प्रकार से सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अवकल समीकरण निकालते हैं। अवकल समीकरण कितनी क्या है अपने पास, dx बटे dt बराबर k1 a माइनस एक्स अपने पास अवकल समीकरण प्राप्त होती है। और इसी से अपन समाकल समीकरण निकालते हैं तो dx बटे a माइनस एक्स बराबर k1 dt, इसका समाकलन अपन ने कर दिया तो अपन को ln बराबर ln a बटे a माइनस एक्स बराबर k1 t समीकरण यहाँ पर प्राप्त हो गई है। ठीक है, तो यहां तक की बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। अब इसके बाद वास्तव में समाकलित वेग समीकरण निकालेंगे कैसे इसकी, तो वो चीज मैं आपको यहां पर बता देता हूं साथ के साथ। तो देखो चूंकि आपको पता होना चाहिए, उसी के बाद की हम बात कर रहे हैं, चूंकि आपको पता होना चाहिए ln बराबर होता है 2.303 लोग के बराबर होता है, तो उस ln की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 2.303 लोग लिख सकते हैं अपन। तो क्या हो जाएगा देखो 2.303 लोग a बटे a माइनस एक्स बराबर क्या जाएगा k1 t अपने पास, ये समीकरण अपने पास आ जाती है। अब यहां से यदि k1 का मान निकालना हो तो इस t को अपन कहां ले आएंगे, इस 2/303 के नीचे ले आएंगे, तो 2.303 बटे t लोग a बटे a माइनस एक्स, ये समीकरण अपने पास आ जाती है। और इस प्रकार से ये जो समीकरण आपको यहाँ पर प्राप्त हुई है, ये समीकरण क्या है, ये समीकरण समाकलित वेग समीकरण है, यानी कि यह प्रथम कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण है। तो इस प्रकार से प्रथम कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण यदि आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे आप लोग k1 बराबर 2.303 t log a बटे a माइनस एक्स, या तो वो चीज बताएंगे या फिर ये भी आप लोग बता सकते हैं ln a बटे a माइनस एक्स बराबर k1 t, बात एक ही है। ठीक है, तो ये था अपना प्रथम कोटि अभिक्रिया की अवकलित समीकरण और प्रथम कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण जो अपन यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। इसके बाद अपन चर्चा करें अंतराल समीकरण के बारे में। तो देखो ये अंतराल समीकरण अपन प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ही यहाँ पर पढ़ रहे हैं। देखो अंतराल समीकरण का उपयोग क्यों किया जाता है, इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या होता है कि यदि अभिकारक A की प्रारंभिक सांद्रता आपको ज्ञात नहीं हो, आपको पता है कि अपन जो समाकलित वेग समीकरण निकाल रहे हैं उसमें आपको पता है एक चीज आ रही है A, क्या आ रही है यहाँ पर A आ रहा है, और वो जो A है ना वो क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। अब मान लेते हैं आपको क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता पता नहीं है, तो उस कंडीशन में अपन अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का वेग नियतांक ज्ञात नहीं कर सकते। भाई
समाकलित वेग समीकरण से वेग नियतांक k1 का मान निकालते हैं, ठीक है, परंतु अपन को प्रारंभिक सांद्रता मान लेते a पता नहीं है, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे भाई, a अपन को प्रारंभिक सांद्रता पता नहीं है तो अपन समाकलित वेग समीकरण से वेग नियतांक का मान ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो इसका एक विकल्प यहां पर देखा गया और वो विकल्प है कौन, अंतराल समीकरण। यानी कि यदि अभिकारक A की प्रारंभिक सांद्रता A ज्ञात न हो तो वेग नियतांक के निर्धारण के लिए अंतराल समीकरण का उपयोग किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, क्योंकि इसमें आरंभिक सांद्रता को हटा दिया जाता है, यानी कि यहां पर अंतराल समीकरण जो होगी इसमें प्रारंभिक सांद्रता A नहीं आएगी, और जब प्रारंभिक सांद्रता A ही नहीं आएगी तो उस कंडीशन में आप लोग बिना प्रारंभिक सांद्रता के भी उस अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं, तो देखो समीकरण नंबर 5 से आप लोग क्या करेंगे, जो मैंने समाकलित वेग समीकरण बताई थी आप लोगों को प्रथम कोटि अभिक्रिया की, उसको समीकरण नंबर 5 दे देंगे। तो उस समीकरण से अपन बात कर रहे हैं। देखो माना T1 व T2 दो भिन्न समय पर अभिकारक की सांद्रता की क्रमशः x1 व x2 मात्रा अपघटित हो चुकी है, तो समीकरण 5 से T1 बराबर 2.303 K1 बटे K1 log A बटे A माइनस x1 आ जाएगा। ये तो किसके लिए, T1 के लिए। T2 के लिए कितना आ जाएगा, 2.303 बटे K1 log A बटे A माइनस x2। ये समीकरण नंबर 7 अपन उसको दे दिया है। अब आपको क्या निकालना था, अंतराल की बात कर रहे हैं, अंतर निकालना था, तो 7 में से क्या करेंगे 6 को घटा देंगे तो क्या जाएगा, देखो T2 माइनस T1 आ जाएगा बटे 2.303 बटे K1 यहाँ पर भी है, 2.303 बटे K1 यहाँ पर भी है, तो दोनों को कॉमन ले लेंगे अपन यहाँ पर। तो 2.303 बटे K1 कॉमन आ गया, log A बटे A माइनस x2 था, ये आ गया, माइनस log A बटे A माइनस x1 है, ये अपन ने लिख दिया है। अब आगे इसको सोल्व करते हैं, तो आपको पता है भाई ये माइनस में लगा हुआ है, तो ये माइनस वाला कहाँ चल जाता है, नीचे चला जाता है, तो क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 बराबर 2.303 बटे K1 बराबर यहाँ गुणा है, ठीक है, log A बटे A माइनस x1, और वो x2 वाला कहाँ चल जाएगा, 1 मिनट, इसमें जो है थोड़ी सी अपन जो है यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक अपन ने कर दी है भाई, ठीक है। ऊपर कौन आएगा, x2 आएगा, और नीचे कौन आएगा, x1 यहां पर आएगा, ठीक है। तो देखो ये ऊपर x2 आ जाएगा, नीचे ये चीज आ जाएगी। तो जैसे यहाँ पर इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x2 और यहाँ पर आ जाएगा x1, यानी कि इसको सोल्व करने पर ये जो चीज है ये तो नीचे आ जाएगी, ये कहाँ आ जाएगा ऊपर, यानी कि a इंटू ए माइनस x1 बटे a माइनस x2 इंटू ए से a कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा क्या, a माइनस x1 बटे a माइनस x2, और ये जो आपके पास बची हुई है इसी को अपन क्या बोलते हैं, अंतराल समीकरण कहते हैं। यानी कि T2 माइनस T1 बराबर 2.303 बटे K1 log A माइनस x1 बटे A माइनस x2, और आपको पता है ये A माइनस x1 क्या है, ये A माइनस x1 T1 समय पर सांद्रता है, A माइनस x2 T2 समय पर सांद्रता है, यानी कि ये प्रारंभिक सांद्रता नहीं है, ठीक है। आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि सर यहाँ पर तो A आ रहा है, तो ये A जो है ये आपका जो A माइनस x1 है ये T1 समय पर सांद्रता है, A माइनस x2 T2 समय पर सांद्रता है, ये प्रारंभिक सांद्रता यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस अंतराली समीकरण में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता का कोई रोल नहीं है, इसलिए आपको अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पता ना हो तो भी अपन क्या कर सकते हैं, आसानी से अभिक्रिया का वेग नियतांक या K1 का मान ज्ञात कर पाते हैं, ठीक है। तो ये था अपना अंतराल समीकरण। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थियों को ये बात यहाँ पर बिल्कुल समझ में आई होगी, तो आप लोग इस चीज़ को अच्छे से कंप्लीट कर लें, ठीक है। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। Download app in Play Store. Vinayak Education Group. Online course and classes. RBSE 12th. Chemistry. Physics. Biology. Hindi and English. RBSE 10th. Science. Maths. Social Science. Sanskrit. Hindi and English. Vinayak Education Group. This app is perfect for you. All RBSE classes. In this app. Every day. Online classes of video lectures and
Weekly Test Challenge. Thanks for watching and download.